हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका स्वागत है मास्टर क्लास एट अभिव्यक्ति। मैं एम बड़ोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। जैसा कि हमने अनाउंस किया था, अभिव्यक्ति चैनल पर आप सब बच्चों के लिए स्पेशली एक क्लास ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है। इस क्लास में आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रिवाइज करवाई जाएगी। विशेष तौर पर मेरे ये नीट के बच्चों के लिए उपयोगी है। इसके अलावा सीयूईटी का एग्जाम देश में होने जा रहा है, वहाँ भी 12th की एनसीईआरटी ही एग्जैक्टली एग्जाम का पैटर्न पेपर होता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इवन स्टेट जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं वहाँ से लेकर सिविल सर्विसेज के कैंडिडेट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेन करेंगे। एक लेक्चर में हम एक चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर चैप्टर कहीं लेंदी है तो उसको हम दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ज़्यादा जरूरत पड़ी तो और एक पार्ट बनाया जा सकता है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं, इंग्लिश मीडियम की एनसीईआरटी मैं यहाँ ओपन रखूंगा जो आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, और उसी के स्टेटमेंट्स को मैं यहाँ आपसे डिस्कस करूंगा क्योंकि वो ऑथेंटिक माना जाता है। लेकिन हिंदी के बच्चे घबराएं नहीं, अपनी हिंदी की एनसीईआरटी साथ लेके बैठे। मैं आपको वो स्टेटमेंट्स भी बताऊंगा जो हिंदी में मेंशन नहीं किए गए हैं, और कई जगह जो कंसेप्चुअल स्टेटमेंट्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आपको है, उन पे हम फोकस करेंगे। उन पे पूरी तरीके से हम बाइलिंगुअल रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 12th की एनसीईआरटी का पहला यूनिट जो रिप्रोडक्शन है। बच्चों, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में कॉमन टॉपिक इसमें दे रखा है। उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये 4 चैप्टर हैं। थर्ड और फोर्थ जो है वो जूलॉजी के पोर्शन में काउंट किया जाता है, उसको हम सेपरेटली बात करेंगे। अभी मैं बॉटनी का पोर्शन आपसे डिस्कस करूंगा जिसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आज के इस लेक्चर का टॉपिक होगा। देखिए, इसमें 2-3 काम की बातें हैं, हमें डिस्कस ये करना चाहिए। वाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीवित जीव जो हैं बच्चों, उनके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है, रिप्रोडक्शन क्यों एसेंशियल है। तो यहाँ एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, रिप्रोडक्शन बिकम ए वाइटल प्रोसेस विदाउट विच स्पीसीज कैन नॉट सर्वाइव लॉन्ग, ईच इंडिविजुअल लीव इट्स प्रोजेनी बाय एसेक्सुअल और सेक्सुअल मीन्स। तो देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी लाइफ की कंटिन्यूटी मेंटेन करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि उनकी लाइफ कंटिन्यूटी मेंटेन रहे, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो अपना कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस चाहती हैं, इसलिए वो रिप्रोड्यूस होती हैं। और इसके अलावा कोई भी एक पॉपुलेशन जो होगी बच्चों, वो एक पॉपुलेशन अपना ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करना चाहती है। तो पॉपुलेशन का ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन को रेफर किया जाता है। रिप्रोडक्शन के बेसिक मोड है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिनकी डिटेल में हम बात करेंगे। तो अगला यहाँ स्टेटमेंट है। इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहला और जो काम का स्टेटमेंट आपके लिए रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कह रहा है, एक वाइटल प्रोसेस है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करती हैं, लॉन्ग सर्वाइवल के लिए या जनरेशन आफ्टर जनरेशन सर्वाइवल के लिए अपनी लाइफ की कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए बच्चों रिप्रोड्यूस होती हैं। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अनेबल क्रिएशन ऑफ न्यू वेरिएंट्स। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो वेरिएशंस को लीड करवाता है, नई वेरिएंट्स क्रिएट करता है, सो दैट सर्वाइवल एडवांटेज इज एनहांस्ड। अब ये कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो वेरिएशंस को लीड करवाएगा, तो जो सर्वाइवल एडवांटेज है, जो सर्वाइवल का बेनिफिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो बच्चों एनहांस हो जाएगा। तो यहाँ आपको फ्लावरिंग प्लांट्स का और एनिमल्स का रिप्रोडक्टिव प्रोसेस दिया गया है। आइए चैप्टर पे चलते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपके पास है लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने वाले रिप्रोडक्टिव प्रोसेस की डिटेल, और इसमें सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट के रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पंचानन माहेश्वरी की डिटेल बच्चों दे रखी है। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी जो हैं उनका कंट्रीब्यूशन आप सब जानते हैं, उनका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो फ्लावरिंग प्लांट के रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में है। इनसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं सीधे सीधे। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी मोस्ट कंट्रीब्यूटरी वर्क इन रेफरेंस ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, और उन्होंने क्या किया, ही वर्कड ऑन एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। जो एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं उन एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे उन्होंने काम किया एंड पॉपुलराइज द यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन टैक्सोनॉमी। उन्होंने टैक्सोनॉमी में एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स के यूज को पॉपुलराइज करवाया। जैसा कि आपको पता होगा, आर्टिफिशियल जो क्लासिफिकेशंस थे उनके बाद में नेचुरल क्लासिफिकेशंस इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। ये जो स्टेटमेंट है बच्चों वो नेचुरल क्लासिफिकेशन की प्रोसेस से कोरिलेट करता है। इन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को टैक्सोनॉमी में जो है वो पॉपुलराइज करवाया। अगला इनका एक इंपॉर्टेंट जो फंक्शन था, जो काम था, वो क्या था बच्चों, ही ऑल्सो एम्फेसाइज द नीड फॉर इनिशिएशन वर्क ऑन द आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमैच्योर एम्ब्रियोज। तो एम्ब्रियो कल्चर जो है वो उस पर इन्होंने काम किया था, जिसको वर्ल्ड वाइड एक्लेम मिला। ये ऐसा एनसीईआरटी मेंशन करती है, इनके इस काम को वर्ल्ड वाइड एक्लेम मिला। He established the Department of Botany, University of Delhi as an important center research in embryological and tissue
कल्चर, एम्ब्रियोलॉजी और टिश्यू जो कल्चर का प्रोसेस था उसमें इनके काम को काफ़ी बड़ी पहचान मिली थी। और यहाँ देखा गया, देखिए, ही ऑल्सो एम्फेसाइज द नीड फॉर इनिशिएशन ऑफ वर्क ऑन आर्टिफिशियल कल्चर और इमैच्योर एम्ब्रियोज। इमैच्योर एम्ब्रियो कल्चर उन्होंने किया। तो फाइनलाइज कर रहा हूं मैं, 2 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। सबसे पहला आपसे पूछा जाएगा एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पॉपुलराइज्ड इन टैक्सोनॉमी। तो बच्चों, एम्ब्रियोलॉजी को टैक्सोनॉमी में यूज के लिए या पॉपुलराइज जो करवाया वो पंचानन माहेश्वरी थे, और दूसरा उन्होंने आर्टिफिशियल टिश्यू कल्चर जो एम्ब्रियोज का था उस पे एग्जैक्टली काम किया। ही वर्कड ऑन द टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन था उन पे भी इनका एसेंशियल वर्क था। आइए चैप्टर फर्स्ट पे चलते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का ये देखिए, चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये आपके सामने खुला हुआ है चैप्टर फर्स्ट। और चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को देखो, अब जो जरूरत की चीजें हैं, जो चीजें हमारे लिए जरूरी हैं बच्चों, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर लेता हूं जिससे आपको देखने में दिक्कत नहीं हो। और यहाँ देखिए, इस चैप्टर की जो एनसीईआरटी है, जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पेज है, उस इंट्रोडक्टरी पेज में कौन सी चीजें हमारे काम की हैं। आइए, सबसे पहले लाइफ स्पान दे रखा है। तो देखिए, जो लाइफ स्पैन आपको दिया गया है बच्चों, लाइफ स्पैन यहाँ मेंशन किया गया है। और मैं इसमें पेन मोड ओपन कर लेता हूँ जिससे कुछ चीजें मुझे जो लिखनी है उनको मैं मेंशन कर दूंगा। सबसे पहले लाइफ स्पैन, वो कह रहे हैं हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए सर्वाइव करती है। तो ये 11th की एनसीईआरटी के चैप्टर फर्स्ट के एक पहले जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बच्चों, उनसे भी कनेक्ट करता है। लाइफ स्पैन में आपको पता है वेजिटेटिव फेज, और इसके अलावा आप कह सकते हैं जुवेनाइल फेज, और जुवेनाइल फेज के साथ साथ दूसरा यहाँ जो जुड़ता है वो है रिप्रोडक्टिव फेज। आप रिप्रोडक्टिव फेज की बात कर सकते हैं, वेजिटेटिव और जुवेनाइल फेज की बात कर सकते हैं। वेजिटेटिव और जुवेनाइल फेज इनिशिएशन ऑफ द लाइफ स्पान है, जिसमें आप जैसे प्लांट्स की बात करें तो सीडलिंग स्टेज से ही वेजिटेटिव फेज इंट्रोड्यूस हो जाती है। सीडलिंग जैसे ही प्लांट में होगा, सीड जर्मिनेट जैसे ही होगा, सीडलिंग स्टेज जैसे ही आएगी बच्चों, वैसे वेजिटेटिव फेज इंट्रोड्यूस हो जाएगी और फ्लॉवरिंग से ठीक पहले तक मेंटेन रहेगी। जैसे ही फ्लॉवरिंग प्रोसेस होगा, वैसे ही फ्लॉवरिंग प्रोसेस होते ही आप ये कह सकते हैं कौन सा फेज यहाँ आ जाएगा, रिप्रोडक्टिव फेज इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ आपको एक बात क्लियर करनी है, लाइफ स्पान। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ दे रखा है कि जो लाइफ स्पान है दैट इज नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की जो साइज है उनके साथ कोरिलेट ये नहीं करता। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है बच्चों, यू मे नोट दैट द लाइफ स्पान ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइज। द साइज ऑफ क्रॉस एंड पैरेट आर नॉट वेरी डिफरेंट, yet their लाइफ स्पान शो ए वाइड डिफरेंसेस। जबकि उनके लाइफ स्पान में आपको एनसीईआरटी में मेंशन करके दिया है क्रो और पैरेट, जिसमें लाइफ स्पान में आपको काफी बड़ा डिफरेंस मिलेगा। क्रो का जो लाइफ स्पान है वो कुछ 15 से 20 साल, 15 ईयर्स मैक्सिमम आप कह सकते हैं, जबकि पैरेट का लाइफ स्पान आपको जानकर बड़ा ताजुब होगा, मोर देन 100 ईयर्स, 140 ईयर्स एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। 140 साल तक पैरेट जो है वो सर्वाइव कर सकता है। तो लाइफ स्पान का साइज के साथ रिलेशन नहीं है। क्लियर? आगे आपको दिया गया है एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये भी है, नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अलावा बच्चों बाकी के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्यों नहीं, आप कह रहे हैं वो बाकी के जो ऑर्गेनिज्म है वो क्यों नहीं डेड होते सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अलावा? तो इसका बहुत सीधा रीजन आप देख सकते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अलावा बाकी के लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं। ये जो यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म, इनका स्पेसिफिकेशन क्या है? यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म में बच्चों डिफरेंशिएशन प्रोसेस नहीं होता, नो डिफरेंशिएशन प्रोसेस इज देयर। वहां आप कह सकते हैं जर्म प्लाज्म एंड सोमेटोप्लाज्म का डिफरेंशिएशन नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दे डिवाइड, और डिवीजन करने के बाद वो जैसे ही सेल का मैच्योरेशन स्टेज आएगा वो सेनेसेंट फेज में जाएगी, उससे पहले ही अपने आप को डॉटर प्रोजेनी में डिवाइड कर लेते हैं। तो अगला काम का स्टेटमेंट आपके पास ये था, व्हाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में नेचुरल डेथ क्यों नहीं होती? ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो यहाँ आगे ऑब्जेक्टिव आपको दे रखे हैं कि ये जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, इस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। ऑब्जेक्टिव में जैसा मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूं, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सबसे पहली बात आप नोट कर लीजिए, अपनी एनसीईआरटी का ये जो स्पेस है इसमें आप लिखते रहिए। सबसे पहली बात, ऑब्जेक्टिव में क्या काउंट होगा बच्चों? यहाँ काउंट होगा टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, टू मेंटेन द एग्जिस्टेंस जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए
और अपने पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद देखो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये आपको दे रखा है, जैसे एलिफेंट का लाइफ स्पान। आपसे लाइफ स्पान वैसे बेसिकली पूछेगा नहीं बच्चों, लेकिन फिर भी अगर आप इनका लाइफ स्पान जो है वो नोट करना चाहें तो ये ऑलमोस्ट 75 ईयर्स, अलग अलग सोर्सेज में आपको मिल भी जाएगा। रोज 8 to 10 ईयर्स या 10 ईयर्स हम कह सकते हैं। जैसे देखो क्रॉ 15 ईयर्स आपको दे रखा है, पैरट जो है वो 140 ईयर्स आपको दे रखा है। डॉग अगर आप देखें 20 से 25 साल होता है, 25 ईयर्स हो सकता है। बेसिकली यहाँ डॉग जो है वो 15 ईयर्स तक भी सर्वाइव करते हैं। इसके बाद आप देखें तो आपके पास बनाना ट्री है, काऊ है, बनाना ट्री और काऊ, इसको हमें एग्जिट करना पड़ेगा, ये लीजिए। उसके बाद बनाना ट्री है, काऊ है, ये भी ऑलमोस्ट 25 ईयर्स जो है वो अपना लाइफ स्पेन बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हॉर्स आप देखें तो ये ऑलमोस्ट 40 to 50 ईयर्स लाइफ स्पान रिप्रेजेंट करता है। क्रोकोडाइल आपके सामने 60 ईयर्स है। फ्रूट फ्लाई 2 वीक्स, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लाइफ स्पान इनका नहीं होता, आप कहेंगे 2 वीक्स ओनली। ये जो है वो 2 वीक्स अपना लाइफ स्पान रिप्रेजेंट करते हैं। बेनियान ट्री आप कह सकते हैं 300 to 500 ईयर्स बच्चों, ये लाइफ स्पान इनका हो सकता है, बड़ा होता है। टॉर्टोइज 100 to 50 ईयर्स आपको दे ही रखा है। और राइस प्लांट आप कहते हैं 3 to 4-5 मंथ्स, ये लाइफ स्पान हो सकता है। ये एनुअल क्रॉप्स होती हैं, आपको पता है इनका लाइफ स्पान इतना ही होगा, 4 to 5 मंथ्स मैक्सिमम लाइफ स्पान जनरली कंसिडर किया जाता है। तो ये इस तरीके से आपके पास जो है वो हुआ लाइफ स्पान, ठीक है। अब इसके बाद अगले मैं पेज पे आता हूं। देखिए इसमें काफी अच्छी डिटेल आपको पढ़नी है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, क्या रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो ऑर्गेनिज्म की है उसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है। हाँ जी, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग ऑफस्प्रिंग्स। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यू इंडिविजुअल्स जो हैं उन न्यू इंडिविजुअल्स को जनरेट करता है। अब देखिए ये लिखा गया है, ये यंग वंस जो बनते हैं वो सिमिलर टू इटसेल्फ, उसके ठीक समान हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। तो एक कैटेगरी तो हम ये लिखते हैं वो क्वाइट सिमिलर हो सकते हैं बच्चों, और दूसरी एक कैटेगरी आप लिख सकते हैं वो जो है वो मोर और लेस सिमिलर हो सकते हैं। दे आर मोर और लेस सिमिलर। अगर मोर और लेस सिमिलर हैं तो डेफिनेटली वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रेफर करेगा। डेफिनेटली किसको रेफर करेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। वो जैसे गली मोहल्ले में चलते ही आप पता नहीं लगा लेते शक्ल देख के कि ये उसके वाला हो सकता है और ये उसका नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली वो जो है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के कारण है, वो मोर और लेस सिमिलर टू दो जो पेरेंट, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अप्लाई होता है। एंड क्वाइट सिमिलर बच्चों आप जानते हैं कौन सा रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए अप्लाई होगा? एसेक्सुअल। क्वाइट सिमिलर जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अप्लाई होता है। तो यहां आपको दे रखा है रिप्रोडक्शन अनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये मैंने ऑब्जेक्टिव में पहले ही आपसे डिस्कस किया। उसके बाद आपको दे रखा है जेनेटिक वेरिएशन कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल इनहेरिटेंस, आप जो जेनेटिक्स पढ़ते हैं वहां से आप क्लियर करेंगे। द लार्ज डाइवर्सिटी बायोलॉजिकल वर्ल्ड, तो बायोलॉजिकल वर्ल्ड की जो लार्ज डाइवर्सिटी है देखो 1.7 to 1.8 मिलियंस ऑफ स्पीसीज। ये बच्चों इतनी बड़ी डाइवर्सिटी हमारे पास है ऑर्गेनिज्म की, और ये जो है वो मल्टीप्लाई होके या प्रोड्यूस होके ही आई है। मतलब रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस इस बात से भी हम समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी डाइवर्सिटी नेचर में एग्जिस्टेंस में कैसे आई। तो ये यहाँ आपको दिया गया है। फिर आपको कह रहा है द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हाउ इट्स रिप्रोड्यूस। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करें, मैं कंक्लूड कर रहा हूं, 3 बातों पे डिपेंड करेंगे। सबसे पहली बात आप कह सकते हैं उनका अपना जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अकॉर्डिंग उसका रिप्रोडक्टिव प्रोसेस आएगा। ठीक है, आपने पढ़ा हो तो इकोलॉजी में दे रखा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप में बेटर रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज जो है वो इवॉल्व करती हैं। जैसे कुछ अपने लाइफ स्पान में या थ्रू आउट लाइफ स्पान एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं, जबकि कुछ ने बार बार रिप्रोड्यूस करना अडॉप्ट किया। बेम्बा और साल्मन फिश जैसे एग्जाम्पल आपके पास हैं जो थ्रू आउट लाइफ स्पान केवल एक बार रिप्रोड्यूस करते हैं बच्चों। तो ये देखो कह रहा है किस किस पे डिपेंड करेगा। तो एक तो मैंने कहा ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट, इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर। तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इसके अलावा इंटरनल फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन बच्चों जो है
ये होगा, एक ये ट्राइंगल एक तरीके से बनता है। और इसके अलावा जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं जिनको लिखा गया है हैबिटेट, इन पर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो है वो बच्चों डिपेंड करता है। तो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस अल्टीमेटली डिपेंड करेगा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एंड द हेल्थ, इन पे डिपेंड करता है। उसके बाद लिखा गया बेस्ड ऑन द व्हाट एवर देयर इज द पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और द टू, अगर एक ही ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रही है तो यूजुअली आप उसको क्या कहेंगे, यूनिपेरेंटल कंडीशन कहेंगे और वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और इसके अलावा अगर दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रही हैं तो उसको आप क्या कहेंगे, बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। हालांकि मोनोसियस प्लांट्स के केस में एक ही ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करवा देती है, जिसमें प्लांट मोनोसियस है। मोनोसियस प्लांट अगर है तो आप कहेंगे बोथ सेक्स ऑर्गन इन ए प्लांट, मोनो एक में दोनों, क्लियर। इसके बाद देखो वो कह रहा है व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन द रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल। अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों, क्वेश्चन क्रैक हो सकता है यहां से। देखो ये कह रहा है रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है विद और विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा, विदाउट गैमेट तो जस्टिफाइड है। आप कहेंगे विदाउट गैमेट फॉर्मेशन जो है वो विदाउट गैमेट जस्टिफाइड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बट विद द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ये देखिए आगे जो आपको दे रखा है एपोमिक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द मेथड ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। तो इसका मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में आप कहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है एपोमिक्सिस और पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस का मेथड है ये, जिसमें आप कह सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ सीड इन प्लांट्स और द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो गैमेट्स या तो बन जाएंगे, बनेंगे तो उनकी मिक्सिंग और मिंगलिंग नहीं होने दी जाएगी, उसको एपोमिक्सिस आप कहते हैं। ए प्रोसेस दैट अवे फ्रॉम द मिक्सिंग और मिंगलिंग, एक ऐसी प्रोसेस है, एक प्रक्रिया ऐसी है जो गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होने देती। तो आप ध्यान रखें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन हो सकता है। उसके बाद देखो टू पेरेंट वो ऑपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो कह रहा है कि ये जो प्रोसेस होगी ये बेसिकली क्या हो सकती है, ये प्रोसेस यहां होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगली कंडीशन आपको दे रखी है, एक तरफ देखिए आपको डायग्राम भी दे रखा है जिसमें बाइनरी फ्यूजन दे रखा है, अमीबा में बाइनरी फ्यूजन का प्रोसेस दे रखा है। तो ये बच्चों ये ध्यान रखें, ये पेरेंट सेल थी और इस पेरेंट सेल से बाइनरी फ्यूजन के थ्रू दो डॉटर सेल बन गई, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहा है यूजुअली सिंगल इंडिविजुअल से होता है, सिंगल पेरेंट कैपेबल होता है, तो इसको हम कहते हैं यूनिपेरेंटल, क्या कहेंगे बच्चों, यूनिपेरेंटल प्रोसेस, इसको स्टूडेंट्स कह देंगे, ये यूनिपेरेंटल प्रोसेस है। As result, the offsprings that are produced are not only identical to another one but also exact copy of the parent। तो जो प्रोड्यूस की जाएगी ना ऑफस्प्रिंग, जैसे यहाँ डॉटर सेल्स बनी, यहाँ देखिए ये पेरेंट सेल थी, इससे ये बर्ड बन गया और फाइनली ये भी एक नए ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में आ जाएगा। ये कंप्लीटली कॉपी होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, इवन जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिकल होंगे। और इनको बच्चों आप क्या कह सकते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, इनको आप कह सकते हैं क्लोन। दे आर जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। तो ये एसेक्सुअल मोड के दो एग्जाम्पल आपको दे रखे थे और इनको आप कह रहे हैं क्लोन्स। ये देखिए बेसिकली रिवीजन बेस्ड क्लास है, तो इसमें हम एनसीईआरटी को ही परफेक्टली फॉलो कर रहे हैं। इसमें वो स्टूडेंट्स को थोड़ी दिक्कत हो सकती है जिन्होंने पहले थोड़ा ठीक तरीके से नहीं पढ़ रखा है, तो ये स्टूडेंट्स एनसीईआरटी रिवीजन है एक तरीके से, तो आप इस पे फोकस्ड होकर एनसीईआरटी अपने साथ लेके बैठे, साथ में जो जो चीजें मैं डिटेक्ट कर रहा हूँ, जहां जहां से मैं बोल रहा हूँ वो उस पर आप ध्यान रखें। तो क्वेश्चन आपको फ्रेम करके दे सकता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स। इसके अलावा वो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, क्या कहेंगे, क्लोन, पीछे पढ़ चुके हैं आप। फिर देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मोड है उसके कुछ एग्जांपल्स आपको और दे रखे हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं, जैसे मोनेरा और प्रोटिस्टा जो है उसमें वो कह रहा है ऑर्गेनिज्म और जो पेरेंट होते हैं वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होते हैं, तो सेल डिवीजन अपने आप में एक प्रोसेस है। तो बच्चों जो बाइनरी फ्यूजन होता है, जो बाइनरी फ्यूजन का प्रोसेस होता है, मोनेरा में आप जानते हैं बहुत कॉमन है, बैक्टीरिया में ये बाइनरी फ्यूजन का प्रोसेस अपने आप में प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। ये जो डायग्राम्स आप देख रहे हैं, इन डायग्राम्स की कुछ लेबलिंग कर देता हूं मैं, कुछ चीजें आपको बता देता हूं। देखिए ये जो है वो है क्लेमाइडोमोनास, क्लियर, और इसमें क्लेमाइडोमोनास में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, जू स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। बच्चों ये जू स्पोर्स जो है वो मोटाइल है, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है एल्गी में ही प्रेजेंट है, लेकिन एल्गी के अलावा आप ध्यान रखें इनकी प्रेजेंस जो है
वो फंजाई में भी है। जो लॉर फंजाई हैं, जो फाइकोमाइसिटीज के मेंबर हैं, जिसमें oomaइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज आप पढ़ते हैं, उनमें भी इनकी प्रेजेंस होगी। अल्टीमेटली ये एक्वेटिक फंजाई में प्रेजेंट होगा। कौन से फंजाई में प्रेजेंट हो सकता है? एक्वेटिक फंजाई जो है बच्चों, उसमें इसकी प्रेजेंस होगी। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रांच्ड कॉनिडियोफोर है, तो इसमें कॉनिडियोफोर आप कह सकते हैं। इसके बाद 3 लेयर्ड ब्रांचिंग होती है, रामी हम बोलते हैं, म्यूटेली बोलते हैं, स्ट्रिग्मा बोलते हैं। आपको हो सकता है डायरेक्टली नहीं दे, लेकिन स्टेटमेंट लिख के दे सकता है एग्जाम में। ब्रांचिंग होगी, फिर देखिए कॉनिडिया है, इसको आप बच्चों कहेंगे ये है चेन ऑफ कॉनिडिया, दिस इज द चेन ऑफ कॉनिडिया। और कॉनिडिया की जो चेन यहाँ बनी है, कॉनिडिया का फॉर्मेशन एंडोजीनस या एक्सोजीनस, तो आप कहेंगे एक्सोजीनस फॉर्मेशन है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन फंजाई से कनेक्ट करता है बच्चों, ये बेसिपिटल मैनर में, आप ध्यान रखें कौन से मैनर में लगे होंगे, बेसिपिटल मैनर में इनकी अरेंजमेंट होगी, बेसिपिटल मैनर में इनका अरेंजमेंट होगा। परफेक्ट एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद देखो आपको दे रखा है जैम्यूल दे रखा है स्पॉन्ज में, तो ये देखो जैम्यूल्स जो बनते हैं स्पॉन्ज में, ये जैम्यूल्स जो हैं वो बर्ड फॉर्मेशन में आते हैं। और ये जो बर्ड होती हैं बच्चों, इनको हम कह सकते हैं ये है इंटरनल बर्ड। आप ध्यान रखें इंटरनल बर्ड फॉर्मेशन ये होगा। एक एग्जांपल आपको हाइड्रा का दे रखा है, हाइड्रा का ये जो एग्जांपल है हाइड्रा, इसमें आप जानते हैं क्या बन रहा है, बर्ड फॉर्मेशन हाइड्रा में हुआ है। ये हाइड्रा है, जूस्पोर्स क्लेमाइडोमोनास में ऊपर पढ़ लिया आपने, कॉनिडिया पढ़ लिया, बर्ड इन हाइड्रा एंड जैम्यूल्स इन स्पॉन्ज। ये जो बर्ड है ये देखिए इंटरनल बर्ड था, हाइड्रा का ये जो बर्ड होगा बच्चों, ये कैसा बर्ड होगा, तो आप कहेंगे ये बर्ड होगा एक्सटर्नल। क्लियर। नेक्स्ट, ये सब एग्जाम्पल्स जो है वो एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में पूछ लिए जाते हैं। आगे देखो एक और इंपॉर्टेंट रेफरेंस अमीबा का दे रखा है, जिसको एनसिस्टेशन आप कहते हैं। मल्टीपल फ्यूजन में भी आप पढ़ते हैं, कई बच्चों को इसमें डाउट होता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों ये बनता है। कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में कब पूछा गया था, ये इसके लिए सेपरेटली एक वीडियो पहले से आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जिसमें प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन 13 to 22 मैंने सारे डिस्कस कर रखे हैं एम्ब्रियोलॉजी के, वहां से आप सर्च करें। तो ये कह रहा है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो है वो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। तो बाइनरी फ्यूजन मैंने अभी आपको कहा जैसे बैक्टीरिया में हो रहा है, सेल डिवाइड हो जाती है दो में। इसके बाद आपको दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, अमीबा और पैरामीशियम। देखिए अमीबा में बाइनरी फ्यूजन हो रहा है, पैरामीशियम में होगा, तो यहाँ पैरामीशियम में आपको पता होना चाहिए और यूग्लिना दोनों में पता होना चाहिए। देखो यूग्लिना जो है बच्चों, इसमें बाइनरी फ्यूजन होगा लॉन्गिट्यूडिनल, और जो पैरामीशियम है, इस पैरामीशियम में आप ये कह सकते हैं बच्चों ये होगा ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। इसके बाद यीस्ट की बात कर रहा है, यीस्ट में बर्डिंग प्रोसेस अभी आपने डिस्कस कर ली थी। यीस्ट स्पेसिफिकेशन है, यूनिसेलुलर फंजाई है, अनइक्वल और स्मॉल बर्ड प्रोड्यूस होती है, पीछे भी डायग्राम आपने देखा था। और यहां से ये बर्ड जो सेपरेट हो जाती है उसके बाद में अल्टीमेटली ये क्या कर देगी, नया ऑर्गेनिज्म बना देगी। फिर देखो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा विड्रॉ इट्स स्यूडोपोडिया, अमीबा अपने स्यूडोपोडिया गिरा देता है। तो ये पहले से ही मैं मेंशन कर दूं बच्चों, ये एग्जाम्पल हमें दिया गया है मल्टीपल फ्यूजन का। किसका एग्जाम्पल है? ये मल्टीपल फ्यूजन का एग्जाम्पल है बच्चों। और मल्टीपल फ्यूजन के इस एग्जाम्पल में देखो क्या होगा, अमीबा अपने स्यूडोपोडिया विड्रॉ कर देता है, एक 3 लेयर हार्ड कोट और कवरिंग सीक्रेट करता है। इस प्रोसेस को आप एनसिस्टेशन कहते हैं। तो देखिए अंडर अनफेवरेबल कंडीशन तो कवरिंग क्रिएट करेगा, एनसिस्टेशन आप कहेंगे। फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होती है, एनसिस्ट अमीबा डिवाइड बाय मल्टीपल फ्यूजन, बहुत क्लियर लिखा है, अंदर उसका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो बहुत सारे स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको आप कह सकते हैं स्यूडोपोडियोस्पोर्स, मैनी माइन्यूट अमीबा और स्यूडोपोडियोस्पोर्स। तो ये मल्टीपल फ्यूजन का प्रोसेस है। जैसे ही सिस्ट वॉल ब्रस्ट होगी, ये स्पोर्स सराउंडिंग में लिबरेट हो जाएंगे एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज द स्पोरुलेशन। ये स्पोरुलेशन और स्पोर फॉर्मेशन है, जो स्पोर फॉर्मेशन आपको बच्चों पता है फंजाई में बहुत कॉमन है। लॉर ऑर्गेनिज्म में स्पोर बनते हैं, बैक्टीरिया में एंडोस्पोर है, फंजाई में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर है, एल्गी में स्पोर है, जूस्पोर है, एप्लेनोस्पोर है, इसके अलावा एकाइनेट स्टेज आता है। ये सारे क्लासरूम में हम बहुत डिटेल में बात करते हैं, लेकिन यहाँ आपको सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस्ड रहना है। तो ये बच्चों आपको क्लियर हुआ स्पोर फॉर्मेशन।
फिर देखो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। यहाँ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जो एग्जांपल्स हैं उनको मैं डिटेल में ले लेता हूँ। ये बच्चों आपके सामने पोटैटो है, पोटैटो जिसमें ट्यूबर फॉर्मेशन की बात की गई है। ये जर्मिनेटिंग आई बल्ब जो होंगी ये ट्यूबर होंगी, और ध्यान रखें आप ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है। दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, स्टेम मॉडिफिकेशन है। तो यहाँ नोड इंटरनोड की प्रेजेंस डेफिनेटली होगी, नोड इंटरनोड डेफिनेटली यहाँ एग्जिस्ट करेंगे। इन बिटवीन आप कहेंगे ट्यूबर, यहाँ इंटरनोड रीजन है। इसी तरीके से इसमें एडवेंटियस रूट दिखा रखी है, बर्ड दिखा रखा है। ये जो जिंजर है, ये जिंजर भी बच्चों स्टेम मॉडिफिकेशन है, उसको आप काउंट करते हैं ट्यूबर में, और इसको आप काउंट करते हैं राइजोम में। मॉर्फोलॉजी में भी आप पढ़ते हैं। एक तरीके से प्रोस्टेट ग्रोथ आप ये कह सकते हैं, ये करते हैं अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है ना। वो जैसे अदरक की तरह कहीं कहीं से भी आदमी का फैल जाना है, ऐसे वाला वो जो ग्रोथ है वो प्रोस्टेट ग्रोथ इसमें होती है। तो इसमें भी नॉड इंटरनॉड की प्रेजेंस होगी, और स्केल्स या स्केली लीव्स जो हैं वो बच्चों प्रेजेंट होती हैं। किसी पुराने अदरक के टुकड़े को आप देखिए, स्केली लीव्स की प्रेजेंस हो, अपीयरेंस उसमें आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद देखो ये आगे 3 एग्जाम्पल और दे रखे हैं बच्चों। तीनों एग्जाम्पल ये भी इंपॉर्टेंट हैं, इन पे भी थोड़ा सा आप गौर कर लें। एक तो आपको दे रखा है अगेव, जो अगेव है, इस अगेव को आप देखें। अगेव जो है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का स्ट्रक्चर है, इससे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा। ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल के फॉर्म में जो है अगेव में, सॉरी, बुलबिल्स डेवलप होती हैं। बुलबिल्स जो हैं ये बुलबिल स्ट्रक्चर, बुलबिल्स, इनसे नया प्लांट बन जाएगा। इसके बाद एडवेंटियस बर्ड, ये एक तरीके से लीफ बर्ड होती हैं या लीफलेट बर्ड आप कह सकते हैं। ये मार्जिन्स पर ग्रो करती हैं। ये पत्थर चट्टा है बच्चों, जिसको आप कहते हैं पत्थर चट्टा हिंदी में कहा जाता है। इसको आप कहते हैं ब्रायोफिल्म। तो ब्रायोफिल्म में बर्ड फॉर्मेशन हो जाता है। ये ब्रायोफिल्म जो है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को रिप्रेजेंट करने वाला बहुत सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट प्लांट है। उसके बाद आप देखिए ऑफसेट आपको दिया गया है। वाटर हायसिंथ का एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसमें देखिए उसी नॉड पार्ट से ये रूटिंग होती है। मॉर्फोलॉजी में भी है, आप कह सकते हैं रोजेट ऑफ लीव्स। इसका देखो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है रोजेट ऑफ लीव्स, और उसके साथ साथ आप कह सकते हैं बच्चों टफ्ट ऑफ रूट्स। टफ्ट ऑफ रूट्स ये बनता है। बीच में जो इंटरनोडल पोर्शन होता है इसी को ऑफसेट आप कहते हैं, और यही स्वलन बेस होता है इंटरनोडल पोर्शन। तो इस तरीके से ये जो है वो आपके पास हुआ बुलबिल अगेव। इसके साथ साथ आपको दूसरा ब्रायोफिल्म दिया गया था, और इसके अलावा तीसरा वाटर हायसिंथ, जो मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड है। आगे इसकी आप डिटेल में बात करने वाले हैं। क्लियर। उसके बाद देखो अगला दे रखा है मेंबर्स ऑफ द किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल सेक्सुअल एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कुछ स्ट्रक्चर्स की बात की गई। तो जैसे बच्चों यहाँ जूस स्पोर आपको लिख के दिए हैं, ठीक है। मैंने अभी आपसे कहा था जूस स्पोर्स जो है उनकी प्रेजेंस एल्गी में भी है, फंजाई में भी है। जो लॉर फंजाई उनमें आपको प्रेजेंस मिलेगी। इसके बाद जूस स्पोर को मोटाइल स्पोर लिखा है। फिर देखो कॉनिडिया पेनिसिलियम में बात कर चुकी है, बर्ड हाइड्रा बात कर चुकी है, जेम्यूल स्पॉन्ज में इंटरनल बर्ड होता है। फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में लिखा है। इनमें कुछ एग्जांपल्स में पहले डिस्कस कर चुका हूं। फिर ये कह रहा है व्हेन इन एनिमल्स एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म द टर्म एसेक्सुअल इज यूज्ड अनएम्बिगुअसली। अनएम्बिगुअसली कौन सा टर्म लिया जाता है? एसेक्सुअल। किसमें? वो कह रहा है एनिमल्स और अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म में। लेकिन प्लांट्स जो है उनमें ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जो टर्म है वो फ्रिक्वेंटली यूज की जाती है, क्योंकि इनमें कॉमन होगा इन प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मतलब बच्चों कायिक प्रवर्धन, हिंदी वाले बच्चे सुने, कायिक प्रवर्धन जो है वो करवाया जाता है। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की प्रोसेस में देखो जैसे राइजोम, अभी आपने जिंजर एग्जाम्पल पढ़ा था, अदरक और हल्दी दोनों एग्जाम्पल हैं उसके। सकर, मिंट सकर में काउंट होता है बच्चों, ध्यान रखें आप। सॉरी। ट्यूबर जो है वो आप जानते हैं पोटैटो एग्जाम्पल है। ऑफसेट अभी वाटर हायसिंथ आपने पढ़ा था, और बल्ब जो है वो आपको पता है अनियन एग्जाम्पल है इसका, गार्लिक इसका एग्जाम्पल है। अनियन और गार्लिक ये सब जो है वो क्या करते हैं, नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर देते हैं, और इनको आप कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट, तो ये कह रहा है कि ये जो है वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, और ये ऑब्वियस है कि ये दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं करता है। टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट इसमें जो है वो बच्चों नहीं होगा। तो इसके बारे में लिखा है, देखो
एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को कंक्लूड कर रहा है ये। इसको पढ़ते हैं, कोई स्टेटमेंट काम का होगा मैं आपको बताऊंगा। इन सम ऑर्गेनिज्म द बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेज और पार्ट, ये फ्रेगमेंटेशन की बात कर रहा है देखो। और फ्रेगमेंटेशन आप जानते हैं बहुत सारे फिलामेंटस फॉर्म में भी होता है, ये ध्यान रखें, वो एल्गी हो सकते हैं, इसके अलावा ब्रायोफाइट्स में भी है। ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू ए कैपेबल प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, जैसे हाइड्रा की बात ये कर रहा था। दिस आल्सो इज द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। जैसे आपको मोसेज में बच्चों दे रखा है, अगर आपको ध्यान हो ना तो प्रोटोनीमा दे रखा है आपको मोस में, और ये जो प्रोटोनीमा है ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर? यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट द स्कोरेज ऑफ द वाटर बॉडीज, वो है टेरर ऑफ बंगाल, और इसको आप कहते हैं वाटर हाइसिंथ। दिस इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड, तो वाटर हाइसिंथ है बच्चों। 2-3 कैरेक्टर आपको पता होना चाहिए। ये जो है वो एक्जोटिक स्पीसीज था। कैसा? एक्जोटिक स्पीसीज ब्यूटिफिकेशन के लिए इंडियन रिवर्स में इंट्रोड्यूस करवाया गया, अनइंटेंशनली एक तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और इसके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का जो रेट है, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का रेट बच्चों काफी ज्यादा फास्ट होता है, बहुत फास्ट रेट से ये वेजिटेटिवली प्रोपेगेशन करता है। इसलिए दिक्कत ये है कि इसको कंप्लीटली रिड ऑफ आप अपने वाटर बॉडीज से नहीं कर सकते। अगर आपको पता हो तो बहुत सारे ऐसे एनजीओज वगैरह होंगे जो कई सारे हैं ना वाटर रिवर्स और रिवर बैंक्स के आसपास किनारों पे इस वाटर हाइसिंथ को क्लीन करने, उखाड़ने और उन वाटर बॉडीज को क्लीन करने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट चलाते हैं। तो इंडिया में इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? बिकॉज ऑफ द ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लीव्स, इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। सिंस इट कैन प्रोपेगेट वेजिटेटिवली ए फिनोमिनल रेट एंड स्प्रेड ओवर द वाटर बॉडी इन शॉर्ट टाइम पीरियड, इसलिए जो है वो इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। एक्जोटिक स्पीसीज है। एक्जोटिक स्पीसीज ज्यादा क्यों फैलती हैं उन हैबिटेट्स में, इसका रीजन और आंसर आपके पास है। बिकॉज उनका नेचुरल प्रीडेटर जो है ना वो बच्चों वहां प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर? आगे आते हैं। आर यू अवेयर हाउ द प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, डहेलिया आर कल्टिवेटेड? तो देखिए ये एग्जांपल्स आपको दिए ही इसलिए हैं जिससे आपको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का इंपॉर्टेंस समझा सके। तो बच्चों ये जो सारे प्लांट्स हैं, पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर एंड डहेलिया, ये कैसे कल्टीवेट किए जाते हैं? तो इनमें आप ध्यान रखें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का प्रोसेस होता है। पोटैटो में ट्यूबर आपको दिया है, राइजोम दिया है, अभी हम बात कर रहे थे। बनाना में भी बच्चों राइजोम की प्रेजेंस होती है। आप ध्यान रखें बनाना को 2-3 तरीके से पूछ सकता है। उसमें जो मेन स्टेम होता है उससे अंडरग्राउंड जो स्टेम एंटर करता है वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है, इसलिए इसको राइजोम कहा गया। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिग्निफिकेंट है। इसके अलावा नेचुरल पार्थेनोकार्पिक प्लांट है बनाना, ध्यान रखें। तो ये सब आगे जिंजर हो गया। व्हेन यू केयरफुल ट्राई टू डिटरमाइन द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ द न्यू प्लांट लीड्स in the plant listed above, you will notice they invariably arise from nodes. इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि ये जितने सारे वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बनेंगे ना, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा। तो ये प्रोपेग्यूल्स जो है ना वो ऑलवेज कौन से पार्ट से बनेंगे? वो नोड पार्ट से अरेंज होंगे, वो नोड से ही रिलीज होंगे। फिर कह रहा है सिमिलरली एडवेंटियस बर्ड्स अराइज फ्रॉम द नोड प्रेजेंट मार्जिन ऑफ द लीफ, जैसे ब्रायोफिलम एग्जाम्पल आपको दे रखा था। दिस एबिलिटी इज फुल्ली एक्सप्लोइटेड बाय गार्डनर्स। गार्डनर्स जो है इस एबिलिटी को जो है वो यूटिलाइज करते हैं और इसका कमर्शियल यूज है। इसके बाद में देखो बहुत बड़ा एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कॉन्सेप्ट यहाँ दे रखा है जो बहुत सारे लोग लैक करते हैं, या बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे नहीं लगता इसको बहुत प्रॉपर वे में, प्रॉपर मैनर में जो है वो कन्वे कर पाते हैं या करते होंगे। खैर, और ज़्यादा बात हमें नहीं करनी। इसके अलावा मैं बहुत काम की बात ये करना चाहता हूँ। नेचर में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूस हो गया था, फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड आप कह रहे हैं कौन सा रिप्रोडक्शन है बच्चों? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया था, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इंट्रोड्यूस हुआ था ये सिंपल था। इसके अलावा बच्चों रैपिड प्रोसेस था, बहुत तेजी से होता था। मतलब नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स काफी ज्यादा इंट्रोड्यूस इससे होते थे। इसके बाद भी नेचर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया? तो इसका बहुत सारे लोग जवाब देते हैं, बच्चे बोलते हैं सीधा वेरिएशंस लाने के लिए। देखिए वो जो ऑर्गेनिज्म थे उनको नहीं पता था कि ऐसा करने से वेरिएशंस आएंगे, तो अल्टीमेटली ये क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया इसका कारण समझ लीजिए। एनसीईआरटी ने बहुत साफ लिखा है, ये लिखा गया देखो, ये कह रहा है इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म दैट हैव ए रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन और लॉर ऑर्गेनाइजेशन है उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कॉमन है बच्चों। लेकिन साथ में आप ध्यान रखें, आगे वो कह रहा है लाइक एल्गी एंड फंजाई दैट दे शिफ्ट द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, लेकिन उन्होंने अपने आप को सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे शिफ्ट किया जस्ट बिफोर ऑनसेट ऑफ द एडवर्स कंडीशंस,
पेज नंबर 8 पे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। ये आपको ये बताएगा कि नेचर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ रहा था, फिर नेचर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्यों शिफ्ट हुआ। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे ऑर्गेनिज्म इसलिए शिफ्ट हुई क्योंकि कंडीशंस कैसी थी, एडवर्स कंडीशंस आ गई। अब उन एडवर्स कंडीशन से ओवरकम करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को एक डिफिकल्ट प्रोसेस में पुट कर लिया, और वो जो डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस थी वही फर्दर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फॉर्म में इंट्रोड्यूस हुई। उससे 2-3 काम हुए, एनर्जी सेव की जा सकी, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ सीधा कनेक्शन, कनेक्टिविटी, सेक्सुअली फॉर्मिंग जो स्ट्रक्चर्स होती हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो स्ट्रक्चर्स होती है उनकी कंपैरेटिवली कम होती है, जबकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्ट्रक्चर्स या उन स्ट्रक्चर्स की जो कनेक्टिविटी है वो बच्चों ज़्यादा होती है। तो इसी तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो परफॉर्म करवाया गया। व्हाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर सच कंडीशंस। फेवरेबल कंडीशंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो परफॉर्म करवाया जाएगा या फिर अनफेवरेबल कंडीशंस में करवाया जाएगा। ये बच्चों कुछ चीजें हैं जो आपको क्या होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो ध्यान रखें, फेवरेबल कंडीशंस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस आई तो लिविंग ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को शिफ्ट कर लिया किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फिर लिखा ऑन द अदर हैंड ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ एनिमल्स। तो अब रिप्रोडक्शन की बात करें, देखो किंगडम मोनेरा, मैं कंक्लूड कर देता हूं, किंगडम मोनेरा कंप्लीटली एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। किंगडम मोनेरा में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। क्या प्रेजेंट होती है बच्चों, पैरासेक्सुअलिटी। आप ध्यान रखें क्या प्रेजेंट होगी, पैरासेक्सुअलिटी यहाँ जो है बच्चों प्रेजेंट होगी, पैरासेक्सुअलिटी यहाँ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसके बाद में दूसरी बात अगर हम करें किंगडम प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा को आप डिस्कस कर ले। किंगडम प्रोटिस्टा जो है उसमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ। फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, प्लांटी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अच्छा, इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि इनमें सेक्सुअल नहीं होगा, इनमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी कंटिन्यू है। लेकिन एनिमल किंगडम के लिए बहुत साफ इसने लिखा है, मोस्ट ऑफ एनिमल्स जो हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ चीजें जो है वो हम अगले चैप्टर के साथ इंक्लूड करते रहेंगे। जो रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है उस चैप्टर से मैं आपको काफी कुछ चीजें वो बताऊंगा जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ब्रेक हुए, कहां से क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो बच्चों, कह रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो सबसे पहली काम की बात ये हुई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में क्या होगा बच्चों, गैमेटोजेनेसिस होगा। सेम और डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो हैं वो ऑपोजिट सेक्स के गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे, उन इंडिविजुअल्स के गैमेट्स फ्यूजन में आएंगे। तो पहली एक काम की बात गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक इवेंट फर्टिलाइजेशन। आप कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करवाया जाएगा। उसके बाद लिखा है द गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। तो देखो जाइगोट बन जाएगा, दिस जाइगोट इज द रिस्टोरेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। और जाइगोट का फॉर्मेशन रिस्टोरेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन है, ये आपको लिख के दिया है मियोसिस, जहां सेल बायोलॉजी में लिखा है वहां मेंशन कर रखा है। विच डेवलप्स टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म, इट इज एन इलाबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया गया, ये इलाबोरेट कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने आप में सिंपल रैपिड प्रोसेस था, बहुत तेजी से चलने वाला था, फास्ट प्रोसेस बच्चों था। क्लियर। इसके बाद देखो, बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग्स। और वो जो ऑफस्प्रिंग्स आती हैं बच्चों वो आइडेंटिकल टू दोज ऑफ पेरेंट अमंग देमसेल्फ। क्या वो आइडेंटिकल होंगी? नहीं, वो नहीं होंगी आइडेंटिकल, दे आर नॉट आइडेंटिकल। तो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स होंगी दीज आर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। दीज आर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स के वो कम या फिर ज्यादा सिमिलरिटी शो करने वाली होंगी, मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स होंगी। ये इस तरीके से आप जो है वो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, देखिए आगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का कंटिन्यूटी उसने मेंशन की है। तो यहाँ कुछ लाइफ स्पान से रिलेटेड बातें हैं जो पहले भी हम डिस्कस करते आए हैं। ये कह रहा है, देखिए व्हेन इट कम टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सरप्राइजिंगली दे शेयर ए कॉमन और सिमिलर पैटर्न। तो देखिए किसके लिए कह रहा है, वो कह रहा है जैसे मान लो मैं ये कह दूं फंजाई हैं, ये भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, जो एल्गी हैं बच्चों ये भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, जो हायर प्लांट्स हैं वो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। इन सब में कॉमन पैटर्न है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। कॉमन पैटर्न क्या है, सब में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमेटोजेनेसिस होती है, फिर गैमेट्स मैच्योर होते हैं, गैमेट्स ट्रांसफर होते हैं, फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन होता है, और उसके बाद में सब में जाइगोट बनता है। तो वो कह रहा है लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट फीचर आर कॉमन टू दीज डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। तो सब में देखो क्या है, वो कह रहा है
जुवेनाइल फेज आएगा, वेजिटेटिव फेज आएगा। प्लांट्स के केस में वेजिटेटिव फेज आप कहते हैं, पीरियड ऑफ द ग्रोथ इज द जुवेनाइल फेज। वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स और एनिमल्स के केस में हम जो बेसिकली जुवेनाइल कंसीडर कर लेते हैं। दिस फेज इज वेरिएबल ड्यूरेशन होगा इसका इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ड्यूरेशन इसका वेरिएबल होगा। द एंड ऑफ द जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज विच मार्क द बिगनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। क्लियर बच्चों, रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो उसको इनिशिएट कर देगा। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, कोकोनट, कुछ प्लांट्स के एग्जाम्पल आप दे रखे हैं, इनमें फ्लावर कब आएगा तो आप ये देख लें। इनमें जैसे देखिए मैरीगोल्ड हुआ, राइस हुआ, व्हीट हुआ, ये जो है वो बच्चों क्या है, एनुअल प्लांट है। कोकोनट जो है वो पेरिनियल प्लांट के फॉर्म में आता है, मैंगो पेरिनियल प्लांट के फॉर्म में आता है। तो जैसे ही फ्लावरिंग होगी वैसे ही कौन सा फेज इंट्रोड्यूस हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव फेज इंट्रोड्यूस हो जाएगा, उससे पहले वेजिटेटिव फेज होगा। फिर देखो किसी प्लांट में एक से ज्यादा बार फ्लावरिंग अगर होती है तो बच्चों उस फेज को आपको दिया गया है वो क्या कहा जाएगा, इंटर फ्लावरिंग फेज, उसको कहा जाएगा इंटर फ्लावरिंग फेज। तो यहां मैं मेंशन कर रहा हूं इंटर फ्लावरिंग फेज। ये कंफ्यूजन थोड़ा सा रहता है, आप इसको क्लियर करें। इंटर फ्लावरिंग फेज क्या होगी, जैसे मान लीजिए किसी एक प्लांट में फर्स्ट सीजन में फ्लावरिंग हुई, फिर उसके बाद में सेकंड सीजन में फ्लावरिंग हुई, थर्ड सीजन में भी फ्लावरिंग हुई, तो कंटिन्यूसली प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है। अभी जो फ्लावरिंग प्रोसेस प्लांट परफॉर्म करता है, इसकी जो फ्लावरिंग है इन बिटवीन जो गैप आएगा उसको आप कौन सा फेज कहेंगे, इंटर फ्लावरिंग फेज। और ये जो इंटर फ्लावरिंग फेज होगा ये वेरिएबल हो सकता है। कुछ प्लांट्स में जैसे एवरी ईयर फ्लावर्स आते हैं डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है वो आपको डिस्कस करना है यहां से। इन सम प्लांट्स वेयर द फ्लावरिंग अकर मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार आती है, व्हाट वुड यू कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड, द जुवेनाइल और मैच्योर। तो बच्चों इस इंटर फ्लावरिंग फेज को हम कह देंगे दिस इज द मैच्योर फेज, दिस इज नॉट जुवेनाइल, दिस इज मैच्योर फेज, ये मैच्योर फेज है। फिर कह रहा है ऑब्जर्व ए फ्यू ट्रीज इन योर एरिया, डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ और द ईयर आफ्टर ईयर, क्या वो सभी जो है वो ईयर आफ्टर ईयर फ्लावरिंग करते हैं या सेम मंथ में फ्लावरिंग करते हैं। Why do you think the availability of fruits like mango, apple, jackfruit, etc. is seasonal? तो कुछ फ्रूट्स जो है उनकी अवेलेबिलिटी ये सीजनल क्यों है, कुछ प्लांट्स जो हैं वो थ्रू आउट लाइफ स्पान या थ्रू आउट ईयर ही फ्लावरिंग क्यों प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो ये सब वेरिएबल क्यों है बच्चों, ये चीजें मैं पहले से आपसे डिस्कस करके एक तरीके से कंक्लूड कर चुका हूं। और कंक्लूजन हमारे पास देखो ये है, मैंने आपको कहा था किसी भी प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस बेसिकली तीन चीजों पे डिपेंड करेगा। तीनों चीजें क्या क्या हो सकती हैं बच्चों, फिर से मैं कंक्लूड कर रहा हूं। प्लांट का अपना जेनेटिक मेकअप होता है। देखिए किसी भी प्लांट का अपना जो जेनेटिक मेकअप होगा, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उस पर डेफिनेटली डिपेंड करेगा। उसके बाद में दूसरा फैक्टर आप ये कहते हैं उसके जो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट है, ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर और फिजियोलॉजी उसकी जो है उस पर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड आप कह सकते हैं वो जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं या सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उस पर ये डिपेंड करेगा। आपको कुछ अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिनन दे रखे हैं, दो आपको याद रखने हैं इसमें। देखो पहले तो इसने कहा था कि ये जो प्लांट्स हैं इनमें अलग अलग फ्लावरिंग सीजन आती है, अलग अलग टाइम पे फ्लावरिंग होती है। फिर उसने देखो एनुअल प्लांट लिखा है, एनुअल वो होता है जिसका लाइफ स्पान लेस देन 12 मंथ्स है। बाइनियल वो है जिसका लाइफ स्पान मोर देन 1 ईयर, 12 मंथ से ज्यादा है, या 2 सीजन में जिसको आप ऑब्जर्व करते हैं। तो वो कह रहा है कि ये जो है वो क्लियर कट वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव सीजन और फेज जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन पेरिनियल प्लांट्स में इसको आइडेंटिफाई करने में हमें थोड़ा सा दिक्कत ये होती है क्योंकि ट्रांजिशन जो है ना वो काफी स्लो उसका होता है। वो अपनी वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव फेज में जब शिफ्ट हो रहा होगा तो वो शिफ्टिंग जो है ना बच्चों वो काफी अपने आप में डिफिकल्ट है। फिर कह रहा है ए फ्यू प्लांट एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिनन। तो अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिनन आपको दो एग्जांपल दे रखे हैं। एक बैम्बो आपको दे रखा है, बैम्बो स्पीसीज दे प्रोड्यूस फ्लावर्स वंस इन देयर लाइफ स्पान, 50 से 100 साल में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग प्रोड्यूस करते हैं। फिर देखो बच्चों स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना, स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना आपको दे रखा है, नीला कुरंजी, ये भी अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिनन को रिप्रेजेंट करता है। और अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिनन जो स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना का है उसमें देखो नीला कुरंजी में आपको ध्यान रखना है 12 ईयर्स में एक ही बार फ्लावर्स प्रोड्यूस करता है। ये जो नीलगिरी हिल्स हैं उनमें ब्लू स्ट्रैक और पैचेज के फॉर्म में ये रिप्रेजेंट होते हैं, वहां आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है ना। और अपने आप में ये पिकनिक स्पॉट है। आप कहेंगे जो नीलगिरी हिल्स है ना, जैसे केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये जो स्टेट आपको दे रखे हैं केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु जो है इनमें ब्लू स्ट्रेचेज और दे अट्रैक्ट द लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट, तो हर बार वहां जाते हैं। सितंबर अक्टूबर के टाइम में बच्चों इनमें फ्लावरिंग होती है, सितंबर अक्टूबर। दो काम की बातें बता देता हूं, बहुत बच्चों को डाउट रहता है
देखो सबसे पहली बात तो ये जो प्लांट है वो कैसा है, पेरिनियल और बाइनियल। यहाँ तीनों दे रखे हैं आपके, एनुअल, बाइनियल और तीसरा आपको दे रखा है पेरिनियल प्लांट। तो बच्चों आप ध्यान रखें, ये जो प्लांट है वो पेरिनियल है। और इसके अलावा दूसरी काम की बात है, ये मोनोकार्पिक है, इसमें एक ही बार फ्लॉरिंग होती है। कई बच्चों को ये डाउट होता है कि 12 साल में एक बार फ्लॉरिंग होगी, फिर उसके बाद में 12 साल बाद में फ्लॉरिंग होगी। नहीं, ये जो है वो अगर मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो 3 टाइप के प्लांट होते हैं, हर्ब, सर्ब्स एंड ट्री। ये सर्ब है और इस सर्ब में जो पेरिनियल सर्ब है इसमें थ्रू आउट लाइफ स्पान एक ही बार फ्लॉरिंग होती है, ये मोनोकार्पिक होता है। क्लियर? तो ये डिपेंड किस पे करेगा, तो देखो स्टूडेंट्स लिखा है इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज, मतलब ये किस पे डिपेंड करेगा, ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया आपसे कि ये डिपेंड करेगा उसके इंटरनल फिजियोलॉजी पे, उसके जेनेटिक मेकअप पे और उसके अलावा एनवायरमेंटल कंडीशंस पे। एनिमल्स में कह रहा है इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। उनके एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर से ठीक पहले मॉर्फोलॉजिकल और कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेज उनमें होंगे। ये हार्मोनल चेंजेज होते हैं, जैसे आप मेल फीमेल में जो चेंजेस देखते हैं उनको भी यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो वेरिएबल इन ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्टिव फेज है उसका ड्यूरेशन जो है वो भी क्या हो सकता है बच्चों, अलग अलग हो सकता है। फिर आपको दिया है कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन द ह्यूमन बीइंग दैट आर इंडिकेटिव ऑफ द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। तो जैसे ना आवाज का भारी होना, पुरुषों में दाढ़ी मूंछ का उगना, इस तरीके जो है, उधर मैमल्स में मैमलरी ग्लैंड्स जो है उनका अपने आप में जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं इंट्रोड्यूस होना, मतलब उनका डोमिनेंट होना। तो ये कुछ चीजें जो आपको एनिमल रिप्रोडक्शन में पढ़ने को मिलेंगी, उनकी बात यहाँ कर रहा है। ये एनिमल रिप्रोडक्शन का ही पोर्शन है, जो एनिमल रिप्रोडक्शन के चैप्टर के साथ जो है वो थोड़ा डिस्कस कर लिया आपसे जाएगा, जिसमें देखो ऑस्ट्रिच वगैरह में दे रखा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह के दे रखे हैं, कुछ बर्ड्स का बच्चों यहाँ कॉम्बिनेशन दिया है जो आपको वहां पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद देखिए सीजनल ब्रीडर्स एक आपको दिया है। सीजनल ब्रीडर्स बच्चों कई बार पूछा जाता है, ये ध्यान रखें आप, सीजनल ब्रीडर्स जो है उसको पूछा जाता है तो वो भी आप दे। रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेजेज, अपने रिप्रोडक्टिव फेज के साथ थ्रू आउट वो जो है वो एक्टिव रहते हैं, इनको आप कहते हैं कौन से ब्रीडर्स, सीजनल ब्रीडर्स। ठीक है, यहाँ जो ये लेक्चर हम डिलीवर कर रहे हैं, देखो मेरा टास्क ये है कि एक टाइम ड्यूरेशन जो है वो भी कम से कम रखा जाए, जैसे एक दिन में एक चैप्टर भी अगर आप कवर करते हैं तो आपका बहुत आराम से सारा एनसीईआरटी परफेक्टली कवर हो। और दूसरी काम की बात ये है कि आपको जो है वो बहुत परफेक्ट वो चीजें मिलें जो एग्जाम में क्वेश्चंस के फॉर्म में आती हैं। फिर देखो आगे कह रहा है दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड इज समथिंग दैट वी रिकॉग्नाइज, बट व्हाट इज द मीन्ड बाय ग्रोइंग ओल्ड। तो एक ये सेनेसेंट फेज आती है, तो इसको देखो मैं थोड़ा समराइज कर देता हूं। मतलब ये जो पैराग्राफ आपको लिख के दिया ना, इसमें वो कहना क्या चाह रहा है, आप देखिए बाय बर्थ नेचर में इंट्रोड्यूस होते हैं, बर्थ हुआ नेचर में इंट्रोड्यूस हुए, नेचर में आप आए। इस बर्थ के बाद आप डिफरेंशिएशन मैच्योरेशन में जाते हैं, मैच्योरिटी आप में आती है। तो बर्थ के बाद जो मैच्योरेशन आएगा, एक तरीके से रिप्रोडक्टिव फेज जो है उसका आप कह सकते हैं बच्चों इनिशिएशन होगा। ड्यूरिंग मैच्योरेशन आप में सेनेसेंस, जैसे प्लांट के केस में मैं सेनेसेंस कह सकता हूं, जिसको हिंदी में आप जीर्णता कहते हैं। प्लांट्स के केस में मैं कह सकता हूं इसको सेनेसेंस, सेनेसेंस हिंदी में आप कहते हैं जीर्णता, जो ओल्ड एज है। और उसके ठीक बाद ये लीड करता है किसको, डेथ को। तो ये अपना एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है। ये लिविंग ऑर्गन डेथ में जाने से पहले जो मैच्योरेटिंग फेज था ना अपना, उस मैच्योरेटिंग फेज से पहले ये रिप्रोड्यूस हो जाता है, ये रिप्रोडक्शन कर देता है, और इसका ये जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है उससे नए ऑफस्प्रिंग्स जनरेट हो जाते हैं। तो ये बर्थ, मैच्योरेशन और डेथ का एक साइकिल है, और इन बिटवीन वहां से रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के थ्रू नए इंडिविजुअल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्लियर? तो ये कुछ कंडीशंस आपको दे रखी हैं। तो यहां वो कह रहा है कि हम ग्रोइंग ओल्ड हैं, उसका मतलब क्या है, ओल्ड हो रहे हैं ग्रो करके या ग्रोथ करके। इसका सीधा मतलब बच्चों ये है कि आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जब स्लो पढ़ने लगेगी, रिप्रोडक्टिव फेज जो है उसका एंड होने लगेगा। वो कह रहा है द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ द सेनेसेंस और ओल्ड एज। देयर आर concomitant change in the body like slowing of the metabolism during this last phase of the lifespan. Old age ultimately leads to death. उसके बाद कह रहा है both plants and animals hormones are responsible for the transition between three phases. वो जो 3 फेज कौन सी मैंने बोली ना, सबसे पहले देखो
इनिशिएशन हुआ, जैसे प्लांट में मेरिस्टेम था, उसके बाद में वो मैच्योरेशन की तरफ गया, उसके बाद में वो सेनेसेंस की तरफ गया। तो इन सब में हार्मोन्स का रिलेशन है। इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड द सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड द एसोसिएटेड बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ इवेंट्स की बात बच्चों की गई है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से इवेंट्स होंगे, तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इवेंट्स हैं हम बहुत अच्छे से जानते हैं चीज़ों को, कहीं कोई आपको डाउट इसमें होना नहीं चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स की जहां बात की गई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली बच्चों 3 इवेंट कंसिडर किए जाते हैं। कौन से 3 इवेंट होंगे? इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां मैं डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले आप कहेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसका मतलब सब कुछ फर्टिलाइजेशन के आसपास ही घूमता है इसमें। दूसरा की इवेंट ये होता है बच्चों फर्टिलाइजेशन, और ये जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो गारंटी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और थर्ड आप कह सकते हैं बच्चों पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। तो ये प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, 3 इवेंट्स आर देयर। यहां लिखा है आफ्टर अटेनमेंट ऑफ द मैच्योरिटी, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म मैच्योरिटी को अटेन कर लेती, ऑल सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट इवेंट्स एंड प्रोसेसेस दे हैव रिमार्केबल फंडामेंटल सिमिलरिटीज। सब में गैमेट बनेंगे, गैमेटोजेनेसिस होगा, मैच्योर होंगे, ट्रांसफर होंगे, फ्यूजन फर्टिलाइजेशन में जाएंगे और उसके बाद जाइगोट बनाते हुए एम्ब्रियो प्रोड्यूस करेंगे। किसमें एम्ब्रियो प्रोड्यूस नहीं होता? प्लांट्स के केस में अगर आप बात करें तो एल्गी नॉन एम्ब्रियोनिक प्लांट है। क्लियर? फिर वो कह रहा है द इवेंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो एलाबोरेट एंड कॉम्प्लेक्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इवेंट हैं वो इसलिए क्या होते हैं? विस्तृत होते हैं, बड़े होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, इरेगुलर सीक्वेंस एक फॉलो करते हैं। देखो बच्चों लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन फर्टिलाइजेशन से जो है वो ये कोरिलेट करता है। उसके बाद आपको दिया गया जाइगोट फॉर्मेशन आ जाएगा। जो जाइगोट फॉर्मेशन के बाद क्या होगा? एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। फिर आपको दे रखा है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं वो यहां बनते हैं। These include the events of the sexual reproduction prior to the fusion of gametes. The two main pre-fertilization event is the gametogenesis and gamete transfer. तो gametes का formation जो है उसको gametogenesis आप कहेंगे। अब gametogenesis में देखिए आप जानते हैं gamete formation के लिए अगर reductional division होता है तो उसको आप gametic meiosis कहते हैं। जाइगोटिक meiosis and sporic meiosis, 3 टाइप ऑफ meiosis आपने पढ़ रखे होंगे। हायर ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स की बात अगर करें तो gametogenesis के लिए gametic meiosis बच्चों होता है। तो आइए आगे इसमें देखते हैं। गैमेटोजेनेसिस सबसे पहले आपको दे रखा है। गैमेटोजेनेसिस इसमें वो कह रहा है रेफर्स द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ द गैमेट, मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन है। तो इस चैप्टर में हम बहुत सुपरफिशियल भी कुछ चीजों को ले रहे हैं, लेकिन कुछ उन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं जहां कंसेप्ट ब्रेक होता है। तो देखो टाइप ऑफ द गैमेट्स आपको दे रखा है। आइसोगैमेट्स, क्लेडोफोरा, एल्गी दे रखी है आपको पता है आइसोगैमेट, और गैमेट्स आर सिमिलर इन साइज एंड फॉर्म, ये आइसोगैमेट्स फॉर्म है। उसके बाद देखो हेट्रोगैमेट्स दे रखा है बच्चों। तो हेट्रोगैमेट फॉर्मेशन में बी जो है उसमें फ्यूकस दे रखा है आपको, एल्गी आपको पता है, फियोफाइसी में आप पढ़ते हैं, रोडोफाइसी में आप पढ़ते हैं, डिसिमिलर टाइप ऑफ गैमेट फॉर्मेशन होता है। हेट्रोगैमेट्स होमोसेपियन, और इसमें जो है वो ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल आपको दे रखा है। बी में फ्यूकस में देखो ये मोटाइल आपको दिखा रखा है यहाँ छोटा सा, ये मेल गैमेट है बाइफ्लैजिलेटेड। तो ये फियोफाइसी में होता है। रोडोफाइसी में आपको पता है मोटाइल स्ट्रक्चर एब्सेंट होती है। उसके बाद मैं अगले स्टेप पे आऊं तो देखो इसमें गैमेट्स के लिए दे रखा है कुछ होमोगैमेट्स हैं। इसको सेक्सुअलिटी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में है इन कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो ये कह रहा है इन सम एल्गी द 2 गैमेट्स आर सो सिमिलर, अपीयरेंस में सिमिलर हैं, तो इनको आप क्या कहेंगे? होमोगैमेट्स, होमोगेमिक कंडीशन कहेंगे, आइसोगैमेट्स। उसके बाद डिसिमिलर होंगे अप टू मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट टाइप, तो इनको आप क्या कहेंगे? हेटेरोगैमेट्स। और इसमें देखो जैसे एंथ्रोजॉइड जो है वो स्पर्म है और एग ओवम है, इस तरीके से कहा जाएगा। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। तो ये किसके केस में ट्रू नहीं है? देखिए 2 डिफरेंट इंडिविजुअल से ही फ्यूज हो, ये कहाँ ट्रू नहीं होगा? ये बच्चों ट्रू नहीं होगा इन केस ऑफ मोनोसियस प्लांट्स। जो मोनोसियस प्लांट्स हैं उसके केस में ये ट्रू नहीं होगा। उसके बाद from your recollection of the examples studied in class 11 you identify the cases where cell pollination is observed। तो देखो ऑटोगेमी की हम बात करते हैं, सेल पॉलिनेशन होता है प्लांट्स में, इसलिए हो जाता है क्योंकि बाइसेक्सुअलिटी प्रेजेंट होती है। प्लांट्स में है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो ये होमोथैलिक कंडीशन भी है, एक ही थैलस पे
एक ही थैलस पे बच्चों बोथ सेक्स ऑर्गन्स, अगर दोनों सेक्स ऑर्गन्स जो हैं उन सेक्स ऑर्गन्स की अगर प्रेजेंस हो तो इसको आप कहेंगे होमोथैलिक कंडीशन। ठीक है, प्लांट्स के केस में ये वर्ड लिखे जाते हैं मोनोसियस, और देखो ये लिखा है डाइसियस। हिंदी के बच्चे ध्यान दें, थोड़ा कंफ्यूजन उनको होता है। मोनोसियस को लिखते हैं उभय लिंगाश्रयी और डाइसियस को लिखते हैं यहाँ एक लिंगाश्रयी, उल्टा है। डाइसियस का मतलब दो नहीं है, दोनों अलग अलग में प्रेजेंट है, मोनो एक में दोनों, ये आपको ध्यान रखना है। फिर जो फ्लावर्स बनते हैं वो बच्चों यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के लिए कहा है, अगर मेल फ्लावर है तो ऑब्वियस है स्टामिनेट होंगे, और अगर फीमेल फ्लावर है तो आप कहेंगे क्या होंगे, पिस्टिलेट होंगे। इस तरीके से आपको कंडीशंस दे रखी हैं, तो मोनोसियस और डाइसियस प्लांट्स को आपको रेफर यहां करना है। फर्दर आपको यहां दे रखा है, देखो मोनोसियस और डाइसियस जो है ना उनके कुछ एग्जाम्पल रेफर किए गए। ये एग्जाम्पल आप ध्यान रखें बच्चों, एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। वो कह रहा है, यहां से मैं पढ़ देता हूं इसको, देखो वो कह रहा है सेपरेट इंडिविजुअल मोनोसियस। सम एग्जांपल्स ऑफ द मोनोसियस प्लांट्स आर कुकुरबिट्स एंड कोकोनट। कुकुरबिट्स और कोकोनट जो है, मतलब एक सीसी, कुकुरबिट्स कोकोनट आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर में एग्जांपल दे रखे हैं, वो मोनोसियस के हैं। और डाइसियस के एग्जांपल आपके पास है पपाया एंड डेट पाम, आप ध्यान रखें पपाया और डेट पाम जो है वो यहाँ एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। इसके अलावा पॉलिनेशन में भी जो है वो ये एग्जाम्पल आपको दे रखा है। ठीक है, नेम द टाइप ऑफ द गैमेट दैट आर फॉर्म्ड इन द स्टामिनेट एंड पिस्टिलेट फ्लावर। तो द स्टामिनेट फ्लावर में तो आपको पता है पोलन ग्रेन बनता है, उसमें गैमेट बनेगा, और पिस्टिलेट फ्लावर जो है बच्चों उसमें आपको पता है एम्ब्रियो से गैमेटोफाइट बनेगा, उसमें एग सेल बनेगी। बट व्हाट अबाउट एनिमल्स? आर इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीसीज आइदर मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल और देयर स्पीसीज व्हिच पॉजेज both reproductive organ bisexual? You probably can make a list of the several unisexual animal species. आपको पता है मोस्ट ऑफ कंडीशन यूनिसेक्सुअल स्पीसीज ही हैं। अर्थवॉर्म लिखा है बच्चों, जिसमें अर्थवॉर्म लिखा है, स्पॉन्ज लिखा है, टेपवॉर्म है, लीच है, टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं। ये बाइसेक्सुअल एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं। बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, और इसको आप कहते हैं हर्मेफ्रोडाइट। पॉलिनेशन के टॉपिक में हर्मेफ्रोडाइट प्लांट के फ्लावर के लिए भी लिखा है। कॉकरोच इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल स्पीसीज। क्लियर, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसके बाद देखो गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस जो होगी, सेल डिवीजन यहाँ लिखा है। अब ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड अगर हैं तो माइटोसिस से गैमेट बन जाएंगे, उसमें कोई भी ऐसी नई चीज नहीं है, आपने काफी डिटेल पढ़ रखी है। सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू मोनेरा, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, तो ऑब्वियस है माइटोसिस से गैमेट बनेंगे। और उसके बाद वो कह रहा है but in organisms belonging to the pteridophyte, gymnosperm, angiosperm, the most of animals include human being, the parental body is diploid. Obvious है डिप्लॉइड है तो माइटोसिस से गैमेट नहीं बन सकते। लेकिन बच्चों आपको ध्यान रखना है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में तो सबसे पहले यहाँ क्या होगा, गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होगा। माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर बनते हैं, उनसे रेस्पेक्टिवली मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होता है, और उससे फाइनली गैमेट बनते हैं। तो कह रहा है इट इज ऑब्वियस दैट मियोसिस, दैट रिडक्शनल डिवीजन हैज टू अकर इन डिप्लॉइड बॉडी has to produce haploid gametes। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये आपके सामने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ये बहुत आराम से आप प्लांट और एनिमल्स के एग्जाम्पल्स जो हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं, कारा एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, और कारा जो है वो बच्चों एक्सेप्शन भी है। एक तरीके से कारा जो है वो एक्सेप्शन भी है। जितने सारे एल्गी हैं यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स की प्रेजेंस होती है, बट कारा में आप देखिए ऊगोनियम और एंथ्रीडियम यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे क्या है कि ये ब्लर नहीं हो, शायद ज़्यादा अच्छा आपको दिखे। तो ये कारा दे रखा है आपको, जिसमें ऊगोनियम एंड एंथ्रीडियम के फॉर्म में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आपको मल्टी सेल्ड दिए गए हैं। इसके अलावा प्लांट का एग्जाम्पल देखें तो ये आपको बाइसेक्सुअल जो है वो प्लांट स्वीट पोटैटो बच्चों दिया है। बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें प्रेजेंट है, प्लांट मोनोसियस होगा, ध्यान रखें। यह स्वीट पोटैटो का एग्जाम्पल है। ये मार्केंसिया आपके सामने एग्जाम्पल है, जिसमें फीमेल और मेल थैलस जो है वो दोनों अलग अलग जगह प्रेजेंट है। तो ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, डायसियस। इसके अलावा आपको अर्थवॉर्म और कॉकरोच दे रखा है, वो देखिए अर्थवॉर्म है, और ये आपको कॉकरोच जो है उसकी कंडीशन दे रखी है। तो इस तरीके से ये जो है वो बच्चों पूरे आपके जो चैप्टर के पेज नंबर 12 पे जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्लियर है। अगला देखो आपको क्या करना है, क्रोमोजोम नंबर दे रखा है। बहुत सारी जगह क्रोमोजोम नंबर आपको लिखा हुआ नहीं मिलता, कुछ एग्जाम्पल्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ इस चैप्टर में क्रोमोजोम नंबर आपको दे रखा है। और इस क्रोमोजोम नंबर में देखो मियोसाइट लिखा है। मियोसाइट वो होगा जिसमें रिडक्शनल डिवीजन हो सकता है, मतलब मियोसिस की प्रोसेस हो सकती है। तो या तो आपको मियोसाइट का जो क्रोमोजोम नंबर है 2n वो लिख के दिया है, या फिर आपको n नंबर लिख के दिया है, 1 नंबर लिख के दिया है।
अगर इसमें n लिख के दिया है तो 2n आप 42 कह सकते हैं रेट में। जैसे हाउस फ्लाई में ये 12 है तो ऑब्वियसली ये कितने हो जाएंगे 24। तो ये आप ये पूरा क्लियर करें। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज सेल कॉल्ड मियोसाइट्स। अच्छा, मियोसाइट्स कौन सी सेल होंगी बच्चों? मियोसाइट्स वो होंगे जिनमें रिडक्शनल डिवीजन होने वाला है। ये मियोसाइट्स वो होंगे जिनमें आप कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन, या जो मियोसिस का प्रोसेस है ये रिडक्शनल डिवीजन और मियोसिस प्रोसेस यहां परफॉर्म करवाया जा सकेगा। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो गैमेट ट्रांसफर को हम डिस्कस कर रहे थे। गैमेट ट्रांसफर का जो प्रोसेस है, देखिए इसमें फॉर्मेशन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट जो हो जाता है उनको फिजिकली साथ लाया जाना है, मतलब इनका ट्रांसफर अगर होगा तो ही फर्टिलाइजेशन लीड करवाया जाएगा। तो वो कह रहा है दिस फैसिलिटेट द फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन, जो आपको पता है कन्फर्मेशनल इवेंट होता है। अब ये जो ट्रांसफर है मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल गैमेट की बात जो कर रहा है, तो वो कह रहा है मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में मेल गैमेट मोटाइल होता है एंड द फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी। ये जो कंडीशन होती है इसको आप अनआइसोगेमी कंसीडर करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात अगर करूं तो आप एल्गी में कह सकते हैं बेसिकली मोटिलिटी है, उसके बाद ब्रायोफाइट्स में आप बात करेंगे मोटिलिटी है, टेरिडोफाइट्स में भी मोटिलिटी है, जिम्नो और एंजियोस्पर्म में मोटिलिटी नहीं है। हालांकि उनमें भी कुछ एक्सेप्शन है, ब्रायोटेरिडो जिम्नो तक, जिम्नो एंजियो में भी जहां कहीं मोटिलिटी ऑब्जर्व हो सकती है। इसने लिखा है एक्सेप्शंस आर ए फ्यू fungi and algae in which both type of gametes are motile. There is a need for the medium through which the male and female gamete move. तो ये जो मीडियम होता है वो आपको पता है क्या होगा? मीडियम होगा वाटर। In several simple plants like algae, bryophyte and the pteridophyte, water is the medium. आपको पता है गैमेट ट्रांसफर का मीडियम वाटर होता है और इनका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कम है ब्रायो और टेरिडो का। इसका एक कारण ये भी है कि वाटर पर इनकी डिपेंडेंसी है। उसके बाद आपको दे रखा है a large number of the male gamete however fail to reach the female gamete. लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट तक पहुंचने में असफल होते हैं। टू कंपनसेट दिस लॉस, इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए ही बच्चों जो मेल गैमेट्स का नंबर है, द नंबर ऑफ मेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड सेवरल थाउजेंड टाइम देन द नंबर ऑफ फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट यूजुअली सिंगल होगा और ये जो है वो थाउजेंड्स में इसीलिए बनाए जाते हैं जिससे नंबर उनका ज्यादा हो सके और वो जो प्रोसेस है वो फेल अगर हो गई है तब भी सक्सेस अचीव की जा सके। उसके बाद आपको दिया गया इन सीड प्लांट पोलन ग्रेन्स आर कैरीज द मेल गैमेट एंड द ओव्यूल दैट द एग। ओव्यूल में आपको पता है एम्ब्रियो सैक बनता है और उस एम्ब्रियो सैक में एग सेल होती है। तो यहाँ जो ट्रांसफर होता है बच्चों, जैसे जिनमें पोलन ट्यूब जिन प्लांट्स में बनती है वहां फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बच्चों होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज ऑलवेज सिफोनोगेमस, या इसको आप साइफोनोगेमस कह देते हैं। जो सिफोनोगेमस कंडीशन और साइफोनोगेमस कंडीशन है, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन विद पोलन ट्यूब। इसके बाद आप कहते हैं पोलन ग्रेन प्रोड्यूस्ड इन एंथर देयरफॉर हैव टू बी ट्रांसफर ऑन द स्टिग्मा, इसी को पॉलिनेशन प्रोसेस कह रहे हैं। और जहां वोटर के थ्रू ट्रांसफर होता है उसको बच्चों हम कहते हैं जूडियोगेमी या जूडियोगेमस। इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट एग्जांपल पी आपको दे रखा है, ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा इज रिलेटिवली इजी एज एंथर एंड स्टिग्मा आर क्लोज टू ईच अदर। अब एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के आसपास हैं, जैसे देखिए ये स्टिग्मा है और ये एंथर है, ये इसके पास ही है, तो ऑब्वियस है ऑटोगेमी की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएंगी और ये जो है वो इजीली गैमेट ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन बहुत सारों में जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन प्रोसेस होता है। तो स्टूडेंट्स ये पॉलिनेटिंग प्रोसेस की वहां काफी अच्छी डिटेल आपको पढ़नी है, पूरा टॉपिक पढ़ना है, उससे ज्यादा डिटेल यहाँ नहीं दे रखी, बिल्कुल बेसिक रेफरेंस के स्टेटमेंट्स आपको दे रखे हैं, तो इसमें आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं इसको इतना सा जो पोर्शन है उसको स्किप कर रहा हूँ। पॉलिनेशन बहुत डिटेल में वहां सेकंड चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको दे रखा है फर्टिलाइजेशन। देखिए फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो की इवेंट होता है। ये कह रहा है मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, दिस प्रोसेस कॉल्ड सिनगेमी। और एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की अगर हम बात करें तो वहां डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। इसका रिजल्ट होता है डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्मेशन और वहां एंडोस्पर्म भी आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बनता है। वो कह रहा है द टर्म सिनगेमी एंड फर्टिलाइजेशन आर द फ्रिक्वेंटली यूज दो इंटरचेंजेबली। ये फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। फिर कह रहा है व्हाट वुड हैपन इफ सिनगेमी डज नॉट अकर, अगर सिनगेमी नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा, तो बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ है। हाउएवर इट हैज टू बी मेंशन्ड हियर दैट इन सम ऑर्गेनिज्म, देखो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सम रोटीफर्स, हनी बी एंड इवन सम लिजर्ड और कुछ बर्ड जैसे टर्की आपको दे रखा है, इसमें फीमेल गैमेट जो है वो सीधा ही डेवलपमेंटल प्रोसेस में चला जाता है, नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, एंड दिस इज द प्रोसेस नोन एज द पार्थेनोजेनेसिस। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पार्थेनोजेनेसिस, जो एग्जैक्टली आप पढ़ते हैं किसमें,
पार्थेनोजेनेसिस, आगे आपको एपोमिक्सिस दिया गया है प्लांट्स के केस में भी। तो कुछ लोग बहुत इररेलेवेंट लॉजिक देते हैं कि पार्थेनोजेनेसिस जो है एनिमल्स में होगा और एपोमिक्सिस प्लांट्स में होगा, ऐसा नहीं है। एक्जैक्टली दैट एपोमिक्सिस इज ऑल्सो द टाइप ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। वेयर डज सिनगेमी अकर? अब सिनगेमी कहाँ होगी? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दो फर्टिलाइजेशन टाइप बच्चों आपको दे रखे हैं। अगर आउटर मीडियम में गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या होगा? एक्सटर्नल, और इसको एक्सटर्नल सिनगेमी आप कहेंगे। और ये देखिए एक्सटर्नल सिनगेमी, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है उसमें आप ध्यान रखें ग्रेट सिंक्रोनी होनी चाहिए। ये बच्चों क्वेश्चन आ सकता है, ग्रेट सिंक्रोनी किसमें? रिलीज एंड रिसीव। तो ग्रेट सिंक्रोनी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अगर हो रहा है तो कैसा होना चाहिए? जैसे आप ये कह सकते हैं जो मेल गैमेट है उस मेल गैमेट के रिलीज होने और फीमेल गैमेट के थ्रू उस मेल गैमेट को रिसीव करने, इस टाइम में अगर सिंक्रोनी होगी तो वहां सक्सेस मेंटेन रहेगी। जैसे वो कह रहा है इन ऑर्डर टू एनहांस द चांस ऑफ सिनगेमी दिस हैपन इन द बॉर्निफिसेज एंड फ्रॉग्स वेयर लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड। ए मेजर डिसएडवांटेज इज दैट द ऑफस्प्रिंग्स आर एक्सट्रीमली vulnerable to predators threatening their survival up to adulthood। तो उसी लोकेलिटीज में बहुत सारी स्पीसीज जो है वो ये रिलीज कर देता है, ये इसकी स्पीसीज बनती हैं, तो वहां उनके प्रीडेटर्स के लिए इजी फूड अवेलेबिलिटी हो जाती है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पहले आपको दे रखा था, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में वो कह रहा है कि सराउंडिंग मीडियम में जो गैमेट्स रिलीज होते हैं तो मेल और फीमेल गैमेट्स का रिलीज सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए। साथ साथ अगर रिलीज होंगे तो फर्टिलाइजेशन की चांसेस, संभावनाएं, पॉसिबिलिटी जो है बच्चों बढ़ जाएंगी। उसके बाद अगला दे रखा है आपको इन मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई, हायर एनिमल एंड सच एज रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स जैसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट आपको दे रखा है, इनमें सिनगेमी इनसाइड होती है। तो एल्गी में एक्वेटिक हैबिटेट में हो रही थी, उसके बाद अगर आप देखें तो इनमें सब में सिनगेमी जरूरी है, लेकिन फर्टिलाइजेशन इंटरनल होने लगा। तो जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें मोस्ट सिंक्रोनाइज्ड कंडीशन गैमेट रिलीज की बच्चों होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो यहां दिया गया है इन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन द मेल गैमेट इज मोटाइल एंड हैज टू रीच द एग इन ऑर्डर टू फ्यूज विद इट इन दीज इवन दो द नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस वेरी लार्ज। तो यहां भी नंबर ऑफ स्पर्म जो है बहुत लार्ज रखा जाता है। देयर इज ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड इन सीड प्लांट। However, the non-motile male gametes are carried to female by pollen tube। तो pollen tube के थ्रू जो होता है उसको बोलते हैं सिफोनोगेमी, मैं क्लियर कर चुका हूं। लास्ट से देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, वहां पूरी डिटेल आप पढ़ेंगे, यहां ब्रीफ किया गया है इन सबको। फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड जायगोट इज द यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। सब में इसका बनना यूनिवर्सल प्रोसेस है, जायगोट का फॉर्मेशन या जायगोट का बनना। ठीक है बच्चों, यूनिवर्सल कहा गया है, लेकिन हाँ जायगोट से एम्ब्रियो जो है वो जरूरी नहीं सारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में बने, बाकी आप छोड़िए, प्रोटिस्ट में नहीं बन रहा था बहुत सारों में, और इसके अलावा जो एल्गी थे उन एल्गी में भी नहीं बन रहा था। फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट प्लांट्स जो हैं वो ब्रायोफाइट से उनमें सबसे पहले बनने लगा। इन ऑर्गेनिज्म विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जायगोट इज फॉर्म्ड इन एक्सटर्नल मीडियम, यूजुअली वाटर में बनता है। वेरेज इनसाइड फर्टिलाइजेशन अगर होने लगा तो जायगोट जो है वो किसी एक स्ट्रक्चर के अंदर बनने लगा और वही एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को प्रोसीड कर देता है। जैसे ब्रायोफाइट्स में सबसे पहली बार आप ये कह सकते हैं एम्ब्रियो का फॉर्मेशन आर्किगोनिया के अंदर हुआ। आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ब्रायोफाइट्स आर द फर्स्ट आर्किगोनिएट प्लांट्स। फिर कह रहा है फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द जायगोट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। अब देखिए अगर जायगोटिक मियोसिस होना है, जैसे हैप्लोटिक लाइफ साइकिल है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो जायगोटिक मियोसिस हो जाएगा, जायगोट में ही रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगा। अगर स्पोरिक मियोसिस है तब डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं जायगोट बनने के बाद स्पोरोफाइट बनेगा, और अगर गैमेटिक मियोसिस है बच्चों तब आपको पता है लाइफ साइकिल पहले ही डिप्लॉन्टिक होती है। इट अंडरगोज ए पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन की प्रोसेस से पहले, मतलब ये जो है वो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में कह रहा है जायगोट थिक वॉल्ड रेजिस्टेंट एंड डेसिकेशन वाली स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और इसको देखो बच्चों कहा जाता है, ध्यान रखें आप, ऊस्पोर। ऊस्पोर और ऊस्फेयर में फर्क होता है, ये ध्यान रखेंगे। इन ऑर्गेनिज्म विद हैप्लोटिक लाइफ साइकिल, जैसे आपने पढ़ा होगा एल्गी में जायगोट डिवाइड बाय मियोसिस, जायगोट डिवाइड बाय मियोसिस, जैसा मैं भी आपसे डिस्कस कर रहा था, और ये हैप्लोटिक लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। आपको फाइंड आउट करना है हैप्लोटिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में कैसी कंडीशन होगी। फिर लिखा है जायगोट इज द वाइटल लिंक दैट एंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। क्योंकि जायगोट बनने के बाद, जैसे प्लांट्स के केस में कहूं मैं, सीड बनता है वो अगली जनरेशन को इंट्रोड्यूस करवाता है, तो जायगोट वाइटल लिंक है इन बिटवीन ओल्डर, अर्लियर एंड द न्यूअर। उन दोनों के बीच का बच्चों क्या होता है, ये वाइटल लिंक होता है। जायगोट बनने के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। एम्ब्रियोजेनेसिस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के प्रोसेस को एम्ब्रियोजेनेसिस आप कहते हैं।
जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन, माइटोसिस ही होंगे, क्योंकि जाइगोट में इंस्टेंटली अगर डिवीजन हो जाता है तब तो एम्ब्रियोजेनेसिस होगा ही नहीं। कौन सा डिवीजन? मियोसिस। लेकिन यहाँ माइटोसिस कह रहा है तो सेल डिवीजन का प्रोसेस होगा, उसके बाद में बच्चों सेल डिफरेंशिएशन होगा। डिवीजन और डिफरेंशिएशन की प्रोसेस ये भी आगे अगले चैप्टर में एम्ब्रियोजेनेसिस में आपको कंटिन्यूसली क्लियर करनी है। सेल डिफरेंशिएशन हेल्प ग्रुप ऑफ सेल्स टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशंस, जिससे स्पेशलाइज्ड टिश्यू और क्या बन सके बच्चों, ऑर्गन का फॉर्मेशन हो सके। तो इस तरीके से ये आपके पास एक परफेक्ट जो है वो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की डिटेल थी। फिर देखिए यहाँ कुछ और आपको प्लांट से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड रेफरेंसेस दे रखे हैं। इस चैप्टर को मैं क्लोज कर रहा हूं। इसमें चीजें ब्रीफ थी। जो पहला कॉन्सेप्ट था एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड को लेके, वो कॉन्सेप्ट मैंने आपसे बहुत अच्छे डिटेल में डिस्कस किया है। इसमें जो चीजें ब्रीफ करी गई थी उनकी डिटेल सेकंड चैप्टर में बच्चों आपको मिलेगी, जो आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ये कह रहा है एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इन द ओविपेरस एंड द विविपेरस। ओविपेरस और विविपेरस ध्यान रखें आप, बेस्ड ऑन वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी। अगर जाइगोट का डेवलपमेंट बच्चों आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, बेसिक क्वेश्चन से ये भी कई बार आ जाते हैं, तो आप इसको क्या कहेंगे? ओविपेरस। और उसके बाद में दूसरा आपको दिया गया है whether they lay fertilized or unfertilized eggs give birth to young ones. In oviparous animals like reptiles and birds, the fertile eggs converted by hard calcareous cell are laid in the safe place of the environment. After a period of incubation, young ones hatch out. तो वो अंडे में से बाहर निकलता है, ओविपेरस। फिर है ऑन अदर हैंड इन द विविपेरस एनिमल्स, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, हम भी जो है वो विविपेरस है। द जाइगोट डेवलप इनटू ए यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। फीमेल के अंदर ही जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है। आफ्टर अटेनिंग ए सर्टेन स्टेज ऑफ द ग्रोथ, यंग वन डिलीवर्ड आउट द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म, और इसी प्रोसेस को आप कहते हैं बर्थ। ये बर्थ प्रोसेस होता है। Because of the proper embryonic care and production, the chance of survival of young ones is greater in viviparous organism. तो viviparous organism में जो है वो चांस सर्वाइवल के बच्चों क्या है? ज्यादा है, और ओविपेरस में चांस जो है वो कम है। फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए कह रहा है आपको, वो कह रहा है इन फ्लावरिंग प्लांट्स द जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सेपल, पेटल एंड स्टामेन ऑफ द फ्लावर विदर फॉल ऑफ। तो प्लांट की जो आपको पता है पिस्टिल और जो दूसरा स्ट्रक्चर आपके पास है स्टामेन, वो फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन है। तो पिस्टिल के अंदर, पिस्टिल का एक पार्ट ओवरी है, उसके अंदर आपको पता है ओव्यूल होता है। जो ओव्यूल है एक तरीके से मेगास्पोरेंजियम है, उस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है जो फीमेल गैमेटोफाइट है, और उसमें बनता है एग सेल जो फीमेल गैमेट है बच्चों। तो ये कह रहा है बाकी के सारे पार्ट तो जो है ना वो फॉल ऑफ हो जाएंगे ड्राई होके। फिर उसके बाद में लिखा है इसने कैन ए नेम प्लांट विच इज द सेपल रिमेन अटैच। तो ये आप ध्यान रखें, ये आपके लिए एग्जाम्पल है, सोलेनेसी का एग्जाम्पल दे रखा है। ब्रिंजल में ऐसा होता है बच्चों, ब्रिंजल जो है उसमें परसिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद दिया है द पिस्टल हाउएवर रिमेन अटैच्ड टू द प्लांट, द जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो एंड ओव्यूल डेवलप्स इनटू द सीड, द ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट व्हिच डेवलप्स ए थिक वॉल कॉल्ड पेरिकार्प। तो फ्रूट पेरिकार्प जो ओवरियन वॉल है वो होती हैं। यहाँ कुछ आपको फ्रूट दे रखे हैं which a few kind of fruit showing the seeds। तो देखो सीड्स का अरेंजमेंट इनमें दे रखा है ना, इसके अकॉर्डिंग आप जो है वो प्लेसेंटेशन पे जा सकते हैं बच्चों। जैसे एक तो आपने पढ़ा ही है वहाँ मार्जिनल प्लेसेंटेशन पढ़ा है, इसके बाद में प्री सेंट्रल आपने पढ़ा है, पैराइटल कंडीशन पढ़ी है, और ये जो एक है वो सुपरफिशियल टाइप है, ये सुपरफिशियल है। क्लियर? ये पैराइटल कंसिडर आप कर सकते हैं, चैम्बर्ड और सेप्टा, ये एक्साइल कह सकते हैं, या फ्री सेंट्रल फॉर्म इस तरीके का होगा, और उसको आप कह सकते हैं मार्जिनल। तो ये आपके सामने जो है वो इस चैप्टर की एनसीईआरटी की ब्रीफ थी। समरी आप पढ़ें, उस समरी में से भी कई सारे स्टेटमेंट्स कई बार जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे मान लो देखो ये लिखा है जूस्पोर, कोनिडिया एटसेट्रा आर द मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन सेवरल एल्गी एंड फंजाई। तो जूस्पोर फंजाई में भी बनते हैं, ये कई बच्चों को यहीं से क्लियर होता है। प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय सेल डिवीजन एंड बाइनरी फ्यूजन ऑफ द पेरेंट सेल। तो प्रोकैरियोट और यूनिसेलुलर जो होती है ना वो बेसिकली एसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस होती हैं, और बाइनरी फ्यूजन मोस्ट कॉमन प्रोसेस होता है। इसके बाद ये जो दे रखा है इसको आप पढ़ लें, मतलब ये चैप्टर का कंक्लूजन ही है। तो एक तरीके से बच्चों मैंने एनसीईआरटी में यहाँ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और इंट्रोडक्शन जो आपको दिया था वो कंप्लीट कर दिया है। अगले लेक्चर में मैं आपसे मिलूंगा जिसमें रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है। चैप्टर लंबा है तो कोशिश करेंगे 2 अलग अलग लेक्चर्स में मैं आप तक डिलीवर करूं, और उसमें परफेक्ट एक एक लाइन आप तक पहुंचाऊंगा। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो क्वेश्चन पेपर के साथ हम लेके बैठेंगे, बात करेंगे। जैसे देखो जो एम्ब्रियोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, पहले भी मैंने जैसा आपको बता दिया था, इस वीडियो के साथ एक लिंक मैं आपको दे दूंगा जिसमें सॉल्व कर रखे हैं।
और ये भी नीट 2013 से, मेरे फोन में आपको दिखाई दे रहे होंगे, नीट 2013 से लेकर नीट 2022 तक के टोटल क्वेश्चंस जो हैं उनका सॉल्यूशन यहाँ बच्चों किया हुआ है। क्वेश्चन का नंबर 56, 56 क्वेश्चन एग्जाम के हैं, चारों ऑप्शन को इंक्लूड करते हुए सॉल्व किया हुआ है, तो वो आपको काफी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ। आप मिल रहे थे, आप बात कर रहे थे, आप मुखातिब हो रहे थे अभिव्यक्ति के माध्यम से, और यूं ही जारी रहेगी मास्टर क्लास एट अभिव्यक्ति। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ।